बिल्डिंग के एस्टिमेट में एक बहुत ही मेजर पोर्शन हम लोग का बाकी रह गया था, वो है आरसीसी का एस्टिमेट निकालना। आरसीसी मेंबर, कोई भी आरसीसी मेंबर है, जैसे बीम है, स्लैब है, कॉलम है, इन सबों का एस्टिमेट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेपरेटली, क्योंकि उसमें स्टील वर्क भी इंक्लूडेड है। स्टील का जो अमाउंट होता है वो अपने आप में एक बहुत ही महंगा आइटम है, ठीक है, स्टील। तो पीसीसी और आरसीसी में यही अंतर है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट हुआ, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है। उसमें रेनफोर्समेंट का भी डिटेल आपको निकाल के देना है, कितना एमएम का कितना सरिया है, कितना केजी का टोटल ये आया, सरिया का अमाउंट आया, उसके हिसाब से उसका रेट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आरसीसी में चूँकि स्टील वर्क भी इंक्लूडेड है और वो स्टील वर्क अपने आप में बहुत ही कॉस्टली आइटम है, उसलिए उसका सेपरेट एस्टिमेट निकालना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना भी बिल्डिंग का एस्टिमेट निकाले उसमें अर्थ वर्क है, पीसीसी है, ब्रिक वर्क है, डीपीसी है, ठीक है, बहुत सारा आइटम निकाले, लेकिन आरसीसी का सेपरेट आपको एस्टिमेट निकालना पड़ता है क्योंकि उसमें स्टील वर्क भी इंक्लूडेड है, ठीक है। स्टील किस तरह से बिछा हुआ है, कितना मेन बार है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन बार है, कितना स्टीरअप्स है, कहाँ पे बेंट अप हुआ है, कहाँ पे कितना हुक लगा है, सभी चीज़ों का एनालिसिस आपको तभी पता चलेगा जब उसके ड्राइंग को आप समझ पाएंगे, ड्राइंग को आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि बीम एक बेसिक सा आरसीसी मेंबर है, बीम के तर्ज पे ही अगर बीम का आप एस्टिमेट निकालने सीख गए तो स्लैब का भी निकालने सीख जाएंगे, ठीक है। कॉलम का फिर हम लोग सेपरेट निकालेंगे। इस तरह से हम लोग बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं बीम का, इसके एस्टिमेट को समझते हैं, इसके रेनफोर्समेंट डिटेल को जानते हैं। यहाँ पे आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ये बीम का एक एस्टिमेट है, इसके पहले ड्राइंग को समझते हैं, ड्राइंग को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें रेनफोर्समेंट इतना पेचीदा लगा होता है, इस रेनफोर्समेंट का डिटेल को पढ़ने बहुत कोई को नहीं आता है, बहुत टाइम तक नहीं आता, ठीक है। इसलिए आप अपने अर्ली स्टेज में जब आप स्टूडेंट हैं तभी इस चीज़ों को सीख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आफ्टर जॉब बहुत लोगों को अभी भी रेनफोर्समेंट का डिटेल निकालना मुश्किल होता है, तो वो अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5% ऑफ द आरसीसी वर्क ऐसे करके चलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर निकालने बोला जाए कि कितना केजी का सरिया लगा, कितना केजी का रेनफोर्समेंट है, तो ये अपने आप में एक टफ जॉब है, ठीक है, क्योंकि उसका लेंथ निकालेंगे, कितना उसका वॉल्यूम है वो निकालेंगे, उसके हिसाब से आपको उसके डेंसिटी से डेंसिटी को कंसीडर करते हुए, स्टील का डेंसिटी को कंसीडर करते हुए कितना उसका वेट आया, कितना केजी है, कितना क्विंटल है, इन सभी चीज़ों को निकालना पड़ा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट तो वैसे 1 से 1.5% लिया आता है रेनफोर्समेंट स्लैब में, बीम में, तो वो लोग करके निकल जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालना इस रेनफोर्समेंट का कितना केजी या फिर कितना क्विंटल, वो अपने आप में टीडियस जॉब है, उस चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो आरसीसी है इसमें कंक्रीट भी है, रेनफोर्समेंट भी है। तो कंक्रीट का क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे, उसमें डिडक्ट नहीं करते हैं, जितना भी रेनफोर्समेंट अंदर में लगा हुआ है उस रेनफोर्समेंट के क्वांटिटी से डिडक्ट नहीं करते हैं कंक्रीट के क्वांटिटी। कंक्रीट को क्वांटिटी हम लोग जो निकालेंगे, मानेंगे पूरा एक सॉलिड कंक्रीट है, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कंक्रीट का क्वांटिटी हो गया, उसमें किसी तरह का डिडक्शन नहीं होगा। फर्दर हम लोग रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले कंक्रीट का क्वांटिटी निकालेंगे। कंक्रीट एक जो ढांचा बना हुआ है उसका क्वांटिटी कैसे निकलेगा, इसका ओवरऑल लेंथ, इसका विड्थ जो कि क्रॉस सेक्शनल फिगर से पता चलेगा, और इसका डेप्थ, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आरसीसी के कंक्रीट का क्वांटिटी पता चल जाएगा। फिगर में आपको देखिए पता चल रहा होगा, ये जो बीम है दो सपोर्ट पे, दो वॉल पे सपोर्टेड है, ये वॉल इस साइड है, लेफ्ट साइड, उस साइड राइट साइड में भी एक वॉल है, ठीक है। इस वॉल में जो इंसर्टेड है, जो बियरिंग है बीम का, वो 30 सेंटीमीटर इसमें एम्बेडेड है, इस साइड भी 30 सेंटीमीटर एम्बेडेड है, और क्लियर स्पैन बीम का आपको दिख रहा होगा 8 मीटर का ये क्लियर स्पैन है। तो ओवरऑल जो इसका लेंथ हुआ वो 8 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्लस 0.3, यानी 8.6 मीटर का ये ओवरऑल लेंथ हो गया कंक्रीट का, ठीक है, आरसीसी कंक्रीट का। अब इसका विड्थ आपको क्रॉस सेक्शनल फिगर में, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू या लेटरल व्यू है, ये 0.4 मीटर, और ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल डेप्थ जो है ये 0.75 मीटर। 8.6 इंटू 0.4 इंटू 0.75, ये कंक्रीट का क्वांटिटी पता चल गया, ठीक है। इसमें फर्दर किसी तरह का डिडक्शन नहीं होगा। डिडक्शन का बात क्यों कर रहे हैं, इसको आप माइन्यूटली समझिए। आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर अगर रेनफोर्समेंट लगा है तो वहाँ पे तो कंक्रीट नहीं लगा होगा, तो जितना अमाउंट रेनफोर्समेंट का होगा उतना कंक्रीट का घटना चाहिए, ये लॉजिकल बात है, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। कंक्रीट को एक सॉलिड मान के, जिस तरह से पीसीसी का क्वांटिटी आप निकालते हैं लेंथ, विड्थ इनटू डेप्थ, उसी तरह यहाँ आरसीसी में भी कंक्रीट का क्वांटिटी निकालेंगे, इसमें फर्दर किसी तरह का डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कंक्रीट का क्वांटिटी निकल गया। उसके बाद अब देखिए रेनफोर्समेंट का डिटेल को आपको थोड़ा टाइम देके समझना होगा। इसमें पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल है, ये अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक का ही है।
इसमें रेनफोर्समेंट की डिटेल को समझते हैं। सबसे पहले जो बेंडिंग मोमेंट आता है, इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप लोग देखे होंगे वो मिड पे रहता है, ठीक है, वो मिड पे रहता है, मिड ऑफ द स्पैन पे रहता है, WL²/8 अगर UDL इस पर लोड लग रहा है। तो मेन रेनफोर्समेंट जो लगेगा, टेंसाइल जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो बॉटम ऑफ द बार, इस तरह से अगर वो सैग करेगा तो बॉटम ऑफ द बीम पे वो मेन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर करेगा और टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस को सहने के लिए जो रेनफोर्समेंट हम लोग को मेन देना है वो मिड स्पैन में नीचे में रहना चाहिए, ठीक है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बार के तौर पे हम लोग ऊपर भी कुछ रेनफोर्समेंट देते हैं ताकि इसका स्केलेटन RCC का बना रहे और स्टीरअप्स को बांधने में सहूलियत हो, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, स्टीरअप्स है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 4 नंबर्स ऑफ 22 mm बार ऐसे कंटिन्यूसली गया है, इस पॉइंट पे दिख रहा है, ठीक है। 4 नंबर ऑफ 22 mm का सरिया यहाँ पे कंटिन्यूसली, इसलिए 4 नंबर 22 mm का सरिया इस तरह से कंटिन्यूस गया है। जो आपको क्रॉस सेक्शन फिगर यहाँ पे AA पे काटा गया है इस तरह से, और यहाँ पे काट के हम लोग इस तरह से लेटरल व्यूज का देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो यहाँ पे आप 4 नंबर ऑफ बार्स देख रहे होंगे और ये चारों का डाया कितना है 22, ठीक है। इस चारों का डाया कितना है 22। अब देखिए आगे जाते हैं तो कुछ बार ऊपर से बेंट अप होके ऐसे नीचे आया है, कुछ बार ऊपर से बेंट अप होके नीचे आया है, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ये जो बेंट अप होके आया इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑफ 20 mm डाया बार बेंट अप होके नीचे आया है, ये भी 2 नंबर ऑफ 20 mm डाया बार बेंट अप होके नीचे आया है। ये रीज़न हम एक इन शॉर्ट समझा दिए हैं कि जो मिड ऑफ द स्पैन में ज़्यादा रेनफोर्समेंट का ज़रूरत है, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का ज़रूरत है, तो रेनफोर्समेंट का ज़्यादा ज़रूरत मिड ऑफ द स्पैन में है, इसलिए ऊपर से बेंट अप होके बार नीचे आया है, ये भी बेंट अप होके बार नीचे आया है। पर्टिकुलर इस सेक्शन का बात करें तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले 4 नंबर ऑफ 22 mm का डाया कंटिन्यूसली यहाँ से जो चला था वो तो था ही। अब देखिए 2 नंबर 20 mm डाया ये कंटिन्यूस यहाँ से लेके यहाँ तक चला है। फिर 2 नंबर 20 mm डाया कंटिन्यूस यहाँ से लेके यहाँ तक चला है। अगर पर्टिकुलर इस सेक्शन का बात करें तो 4 नंबर 22 mm डाया पहले वाला और 4 नंबर 20 mm डाया। ये 4 नंबर कैसे हुआ, 2 ये वाला मोड़ा था और 2 ये वाला मोड़ा, ठीक है। तो इस सेक्शन पे 8 नंबर ऑफ बार्स है, 4 8 नंबर ऑफ बार्स है। 22 mm का 4 जो कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक नीचे गया है और 4 जो है वो बेंट अप होके 2 यहाँ पे बेंट अप हुआ है, 2 यहाँ पे बेंट अप हुआ है। सिमिलरली इस साइड 2 यहाँ पे बेंट अप होके ऊपर गया है, 2 यहाँ पे बेंट अप होके ऊपर गया है, ठीक है। ये तो नीचे का रेनफोर्समेंट हम लोग समझ गए। ऊपर का रेनफोर्समेंट को समझते हैं। ऊपर का रेनफोर्समेंट को यहाँ पे इस सेक्शन पर, पर्टिकुलर इस सेक्शन पे, ठीक है। देखिए जैसे नीचे यहाँ पे 22 mm का बार कंटिन्यूसली 4 गया था, उसी तरह ऊपर में 2 नंबर ऑफ बार्स 12 mm डाया का कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, ठीक है। इसमें किसी तरह का बेंट अप नहीं हुआ, एकदम स्ट्रेट यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, ठीक है। तो कंटिन्यूस नंबर ऑफ बार्स कितना हो गया 2 12 mm डाया का। क्लियर, यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला 1 और ये वाला 2, ये दोनों कंटिन्यूस ऊपर चला है। अब देखिए इस सेक्शन पे अगर बात करें, इस सेक्शन पे ऊपर साइड कितना नंबर ऑफ बार्स है, 2 बेंट अप होके 20 mm का ऊपर आया, ये 2 बेंट अप होके 20 mm का ऊपर है, यानी 2 2 4 और प्लस 2 पहले से था 12 mm है। यानी कि इस सेक्शन पे 6 नंबर ऑफ बार्स है ऊपर में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम लोग इस सेक्शन का बात कर रहे हैं, इस सेक्शन का बात करें, AA सेक्शन का बात करें तो AA सेक्शन पे ऊपर साइड 6 नंबर ऑफ बार्स है, 2 12 mm डाया का जो कंटिन्यूस गया और 4 20 mm डाया का जो बेंट अप होके ऊपर आया है। 2 बेंट अप यहाँ पे हुआ है, 2 बेंट अप यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जितना भी रेनफोर्समेंट है उसके बारे में हम लोग समझ गए। अब लैटरल रेनफोर्समेंट या फिर टाई बार या फिर स्टीरअप्स, तीनों एक ही टर्म है, उसको समझते हैं, जो इस तरह से रिंग आप बांधते हैं, ठीक है।
मेन रेनफोर्समेंट को इस तरह से जो बांधता है उसी को हम लोग लैटरल रेनफोर्समेंट कहते हैं, स्टीरअप्स कहते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम शियर फोर्स जनरेट होता है सपोर्ट के पास। जैसे जैसे सपोर्ट से हम लोग नीचे जाते आगे जाते हैं, उस शियर फोर्स का जो वैल्यू है, शियर फोर्स का वैल्यू, वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, घटते जाता है। ठीक है, तो शियर फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए ही ये स्टीरअप्स दिया जाता है। ये जो रिंग है ये शियर फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए। तो जहाँ पे जितना शियर फोर्स उतना ज़्यादा स्टीरअप्स का ज़रूरत है, जहाँ पे जितना कम शियर फोर्स उतना कम स्टीरअप्स का ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीरअप्स दिया गया है सपोर्ट के पास, इस साइड भी इस साइड भी। रिंग जो इस तरह से आप रिंग देखे होंगे बांधते हुए, कभी बीम का अगर कास्ट होते देखे होंगे तो इस तरह से रिंग का आवश्यकता कहाँ पे मैक्सिमम है, सपोर्ट के पास। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे गैप बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कम कम रेनफोर्समेंट होते जा रहे हैं। ज़्यादा दूरी पे प्लेस करेंगे मतलब रेनफोर्समेंट का जो क्वांटिटी होगा वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी इन शॉर्ट आपको कम रेनफोर्समेंट का ज़रूरत है। क्यों कम रेनफोर्समेंट का ज़रूरत है, क्योंकि आगे जैसे भी हम लोग इसका शियर फोर्स का डायग्राम ऐसा, तो इस तरह से एसएफटी जाता था, तो सबसे ज़्यादा शियर फोर्स सपोर्ट के पास, और जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं शियर फोर्स का अमाउंट क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो इसी शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए ये स्टीरअप्स दिया जाता है। शियर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं बहुत जगह इसको, स्टीरअप्स दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत सपोर्ट के पास है, आगे जाते जा रहे हैं गैप बढ़ते जा रहे हैं। उसी स्टीरअप्स के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। क्या डिटेल दिया हुआ है, सबसे पहले आप जो ये मेन रेनफोर्समेंट लगाएंगे, कुछ कवर देना पड़ेगा आपको। कवर कितना दिया जाता है बीम में, नॉर्मली 40 mm का कवर दिया जाता है। ठीक है, इस साइड से आप 40 mm छोड़ के उसके बाद रेनफोर्समेंट लगाना स्टार्ट किए। इस साइड भी 40 mm, इस साइड भी 40 mm। ठीक है, अब पहला जो स्टीरअप्स लगा है वो 20 सेंटीमीटर के गैप पे पहला, इस मेन रेनफोर्समेंट तो 40 mm हो गया, ये जो हुक मुड़ा है इस तरह से, लेकिन स्टीरअप्स जो लगा है वो 20 सेंटीमीटर के गैप पे, ये mm है ये सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के गैप पे, ये ड्राइंग में ही दिया हुआ है, जो बुक में आपको ड्राइंग दिया है उसमें 20 सेंटीमीटर के गैप पे पहला स्टीरअप्स ये लगा है। ठीक है, अब स्टीरअप्स के बारे में डिटेल देखते हैं। जो स्टीरअप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स 1 2 3 4 5, ये 5 स्टीरअप्स 12 सेंटीमीटर के गैप पे, यानी 120 mm के गैप पे, 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm के गैप पे ये 5 स्टीरअप्स लगाया है, जिसका कि डाया कितना है, 10 mm डाया, 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, 10 mm डाया इस रेनफोर्समेंट का और 12 सेंटीमीटर स्पेसिंग के गैप पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये गैप बढ़ रहा है। क्यों गैप बढ़ रहा है, इसका लॉजिक समझा दिए कि शियर फोर्स का अमाउंट, इंटेंसिटी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो गैप बढ़ते जाएगा। अब उसके बाद जो 4 रेनफोर्समेंट है, 1 2 3 4, इसका जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो 20-20 सेंटीमीटर, यानी 200 mm के गैप पे है। 1 2 3 4, ये जो गैप है ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, इसका जो डाया है ये भी 10 mm का है, 20 सेंटीमीटर के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना हो गया, ये वाला 1 2 3 4, इधर 5 था पहले से, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर के गैप वाला 1 2 3 4, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद स्पेसिंग जो है वो और बढ़ा है। बाकी जितना बचा, इसके बाद बाकी जितना बचा उसका स्पेसिंग कंटिन्यूसली 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, और इस तरह के रेनफोर्समेंट का डाया 6 mm है। ठीक है, कितना है, 3 तरह का स्पेसिंग है। ठीक है, और 2 तरह का डाया है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर का स्पेसिंग में जो डाया लगा है वो 10 mm का, 20 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में जो डाया लगा है वो भी 10 mm का, लेकिन 35 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में जो डाया ऑफ द स्टीरअप्स है, छड़ का जो डायमीटर है वो कितना है, 6 mm का है। ठीक है, ये अलग अलग इसका गैप है स्टीरअप्स का, और अलग अलग उसका डाया है। ये डिटेल काम आएगा जब हम लोग उसका लेंथ निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे केजी में। ठीक है, तो हम लोग ड्राइंग को ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। अब आते हैं इसका हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको सीरियल में यहाँ पे देना पड़ेगा, सीरियल नंबर 1 कि सबसे पहला कौन सा वर्क है, आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग शटरिंग, जो भी इसमें लैंग्वेज आएगा, इंक्लूडिंग सेंटरिंग
शटरिंग एज पर गाइडेंस ऑफ इंजीनियर इंचार्ज, जो भी लैंग्वेज में जाता है। यानी कि कंक्रीट का क्वांटिटी आपको पहले, रेनफोर्समेंट का सेपरेटली हम लोग निकालेंगे, पहले कंक्रीट का क्वांटिटी कितना होगा। तो कंक्रीट एक ही इस तरह का बीम है, तो एक, अगर बहुत सारा बीम रहता है इस तरह से तो नंबर में हम लोग 2 3 जो भी रहता है वो देते। ओवरऑल लेंथ कितना हो गया, 8 क्लियर स्पैन प्लस 0.3 प्लस 0.3, यानी कि 8.6 इसका लेंथ। विड्थ वहाँ पे आपको दिख रहा है 0.4 मीटर में, और डेप्थ 0.75। ठीक है, इस तरह से इसका क्वांटिटी निकालिए। एट 8.6 इंटू 0.4 इंटू 0.75, ये क्वांटिटी निकलता है 2.58 मीटर क्यूब में। अब लेंथ कैसे निकला इसको आप दे सकते हैं, क्लियर स्पैन 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.3। ये 0.3 क्या है, बियरिंग इन द वाल में कितना इंसर्टेड है वो भी वो चीज़ है। तो कितना ओवरऑल लेंथ आता है 8.6, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं रेनफोर्समेंट का डिटेल, दूसरा नंबर आइटम, रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग कटिंग। उसका रेनफोर्समेंट को काटना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा, सब का कॉस्ट उसी में इंक्लूडेड है। तो थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कटिंग, बेंडिंग, प्लेसिंग एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज, ये सारा लैंग्वेज है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट का आपको डिटेल निकालना है। ये तो आपको मीटर क्यूब में आया, आरसीसी कंक्रीट वर्क का। रेनफोर्समेंट का डिटेल केजी में आएगा। अब रेनफोर्समेंट बहुत तरह का है, तो आपको देना पड़ेगा सबसे पहला रेनफोर्समेंट, जैसे कि सबसे स्टार्ट करते हैं 22 mm का सरिया से। 22 mm का जो मेन लॉन्गिट्यूडनल बार है, 22 mm डाया बार सबसे पहले वो। तो 22 mm डाया बार जो है वो कितना नंबर्स है, यहाँ नंबर पता चल रहा है 4, तो नंबर में हो गया 4। इसका आप लेंथ निकालिए। लेंथ कैसे निकलेगा, देखिए 8.6 तो ओवरऑल लेंथ है, ठीक है, लेकिन 8.6 तक लगा नहीं है, कुछ कवर यहाँ पे छोड़ के उसके पहले ही ये बेंड कर दिया गया है रेनफोर्समेंट। तो इसका लेंथ जो होगा वो 8.6 तो नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। उसको देखते हैं कितना होगा। तो टोटल जो लेंथ था वो था 8.6 मीटर। अब उसमें हम लोग दोनों तरफ से 40-40 mm का कवर छोड़े हैं, तो कवर के लिए डिडक्शन करना पड़ेगा दोनों तरफ से, इसलिए 2 टाइम्स, और कवर 40 mm यानी 0.04। ठीक है, 40 mm डिवाइडेड बाय 1000 ये करते हैं तो 0.04। ठीक है, ये कवर हो गया। अब ये जो बेंट होता है इस तरह से 180, तो हम लोग इसका जो लेंथ लेते हैं, ठीक है, 40 mm का तो कवर, लेकिन बेंट होने की वजह से इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेनफोर्समेंट का बढ़ जाएगा। तो बेंट होने की वजह से हम लोग 9 टाइम्स डायमीटर उसका लेंथ इंक्रीज करते हैं, यानी कि 9 इंटू डी ये जो लेंथ होगा हुक का बेंट होने की वजह से, ठीक है, यू शेप का ये बेंट हुआ है, तो हुक बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट नेम है इसका हुक। तो हुक का जो लेंथ होगा वो 9 इंटू डी, तो 9 इंटू डी इधर प्लस 9 इंटू डी इधर, यानी 18 इंटू डी, दोनों तरफ का ले तो 2 इंटू 9 इंटू डी यानी 18 इंटू डी, ये ऐड करना पड़ेगा आपको, यानी 18 इंटू डी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द बार। कितना डायमीटर ऑफ द बार है, 22 mm का, यानी कि 0.022। ये जो लेंथ होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल बार का जो 22 mm का वो एग्जैक्ट लेंथ होगा, यानी 8.6 माइनस 2 इंटू 0.04 प्लस 18 इंटू 0.022, ये लेंथ आता है 8.916। लेंथ हो गया 8.916। ठीक है, तो 8.916 एक रेनफोर्समेंट का लेंथ है, तो उस तरह का 4 रेनफोर्समेंट है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ, यहाँ पे विड्थ तो इसका कुछ होगा नहीं, तो ये टोटल लेंथ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल लेंथ जो होगा वो होगा 30, सब इसी तरह के रो में लिखाएगा। ठीक है, 35.664 ये टोटल लेंथ हो गया। अब इसका जो वेट होगा कितना केजी होगा,
वो फाइनली निकला है, लिखना है। ठीक है, तो वो वेट कितना होगा। अब देखिए इसका एक रेनफोर्समेंट का जो माइल्ड स्टील है, चाहे फिर HYSD बार हो, उसका जो डेंसिटी होता है वो है 7850 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से ये तो टोटल लेंथ निकला, इसका यूनिट मीटर में है अभी तक 35.664 मीटर में है। ठीक है, एक रेनफोर्समेंट का लेंथ था 8.916, तो चारों रेनफोर्समेंट का लेंथ कितना होगा 35.664, ये टोटल लेंथ निकला। लेकिन कितना इस चारों रेनफोर्समेंट का भार है वो नहीं पता चला। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर क्यूब का जो वेट होता है वो है 7850 स्टील का। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई करें, इस डेंसिटी को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करें एरिया से, तो इसका जो एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये कट के फाइनली नीचे क्या बचता है 7850 kg पर मीटर, यानी कि एक फाइनली जो भी एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इतना 1 मीटर में का वेट पता चल जाएगा कितना केजी। तो हम लोग को टोटल कितना मीटर है 35.664, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना केजी टोटल वेट पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 22 mm डाया बार क्या है 7850 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 22 mm डाया बार π/4 इंटू 0.022 का स्क्वायर। ये जो यूनिट वेट आएगा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में था, वो पर मीटर लेंथ के टर्म में यूनिट वेट आ जाएगा। ठीक है, π/4 इंटू 0.022 का स्क्वायर इंटू 7850, ये आता है 2.98 kg पर मीटर। ये जो यूनिट वेट है ये पर मीटर में है। यहाँ पे जो 7850 यूनिट वेट था ये पर मीटर क्यूब में था, दोनों में अंतर है। तो हम लोग को किस में निकालने का ज़रूरत है, क्योंकि लेंथ मीटर में आया है तो यूनिट वेट भी हमको चाहिए किस में, पर मीटर में। एट द रेट ऑफ 2.98 kg पर मीटर। तो टोटल कितना केजी हो गया 2.98 मल्टीप्लाइड बाय 35.664 यानी कि 106.28 kg, ये टोटल वेट निकल गया 22 mm सर आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमार्क्स में लेंथ कैसे निकला इसका, 8.6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.04 प्लस 2 टाइम्स इंटू 90 यानी कि 18 इंटू 0.022 ये आता है 8.916 ऐसे करके। ठीक है, ये समझ में आ रहा हो। आप इस तरह से जितना भी रेनफोर्समेंट है सबका यूनिट वेट इतना ही होगा, लेकिन एरिया अलग अलग हो जाएगा। ये जो एरिया से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे 22 mm का था तो उसका एरिया अलग था, उसले पर मीटर जो इसका डेंसिटी आया वो अलग आया। अगर 20 mm का होगा तो उसका एरिया अलग होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका डेंसिटी पर मीटर अलग होगा। लेकिन पर मीटर क्यूब जितने भी तरह का रेनफोर्समेंट है डेंसिटी यही रहने वाला है। क्लियर, तो ये हो गया 22 mm का कितना केजी लगेगा रेनफोर्समेंट, ये निकल गया। अब आते हैं हम लोग 20 mm के रेनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो 20 mm का है 4 रेनफोर्समेंट है, बेंट अप होके जो ऊपर गया है। बी नंबर 20 mm डाया बार। अब इसको समझिएगा कि 20 mm का जो सरिया है वो बेंट अप होके, ये कंप्लीट स्ट्रेट तो नहीं गया है, बेंट अगर स्ट्रेट जाता तो इसका भी लेंथ इतना ही रह जाता है ना, थोड़ा बहुत अल्टरेशन होता, 22 की जगह पे 20 आता। ठीक है, लेकिन ये बेंट अप होके ऊपर गया, स्ट्रेट नहीं है, तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा। ये स्ट्रेट अगर जाता तो लेंथ सिंपल था, लेकिन ये बेंट अप होके ऊपर गया तो लेंथ थोड़ा बहुत स्ट्रेट से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो मोड़ने में लेंथ है वो थोड़ा अधिक लगा होगा। कितना अधिक लगा होगा उसी को हम लोग निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेट जाता तो इस तरह से, लेकिन बेंट अप होके गया है यहाँ पे ऐसे चला गया, तो इतना जो लेंथ है ये आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये लेंथ अगर स्ट्रेट जाता तो इतना लेंथ,
लेकिन बेंट अप होके गया है तो इतना लेंथ। तो एक्स्ट्रा कितना हम लोग को ऐड करने का ज़रूरत है। स्ट्रेट को अगर हम लोग इस तरह से आर्क मान के इस पर काटे तो इतना सा लेंथ तो हम लोग अगर स्ट्रेट भी मानते तो देते ही देते, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, ये वाला लेंथ। तो ये वाला अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, इस ट्रायंगल में देखिए, अगर ये बेंट अप है 45 डिग्री पे बेंट अप होता है, तो इसका डायगोनल का कितना लेंथ होगा। अगर ये d है तो 45 डिग्री होने की वजह से ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ t ही रहेगा। तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √d² प्लस d², यानी कि इसको अगर हम लोग देखें तो 2d², d√2 यानी कि 1.41d, ठीक है। ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा, 1.41d, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा लेंथ चाहिए, ये एक्स्ट्रा वाला लेंथ। एक्स्ट्रा लेंथ कैसे पता चलेगा, 1.41d माइनस ये वाला, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये टोटल लेंथ माइनस ये वाला लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है 1.41d, और ये वाला लेंथ कितना है इतने के बराबर, और ये वाला लेंथ कितना है d, तो ये आर्क भी कितना होगा d, यानी एक्स्ट्रा लेंथ कितना हो जाएगा 0.41d, ठीक है। बेंटअप होने की वजह से एक साइड का जो बेंटअप का कंसीडर कर रहा है, तो दोनों साइड बेंटअप, एक साइड का बेंटअप का कंसीडर कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 0.41d, जहाँ पे d क्या है, डेप्थ ऑफ द बीम। डेप्थ ऑफ द बीम कहने का मतलब जहाँ से बीम का तो डेप्थ टोटल 75 है, तो जहाँ से रेनफोर्समेंट लगाए कवर को घटा के वो जो डेप्थ होगा वो एक्स्ट्रा डेप्थ यहाँ पे बात हो रहा है, इस d का बात हो रहा है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ का बात हो रहा है। तो अगर हम लोग बेंटअप किए हैं तो कितना एक्स्ट्रा लेंथ हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा स्ट्रेट के अलावे, 0.41d। सबसे पहले हम लोग इस बार को जैसे स्ट्रेट का लेंथ निकालते थे, इसका लेंथ निकाले हैं, उस तरह से लेंथ निकाल देंगे। उसके बाद 0.41d बेंटअप के लिए ऐड करना पड़ेगा एक साइड, प्लस 0.41d, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 0.41d ऐड करेंगे तो बेंटअप बार का ओवरऑल लेंथ, स्ट्रेट बार का जैसे लेंथ निकालते थे वो निकाल के प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.41d ऐड करेंगे तो बेंटअप बार का लेंथ निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो बुक इसको क्या बोलता है, 0.41d को अप्रॉक्सीमेटली लेने के लिए 0.5d, ठीक है। 0.41d को हम लोग कितना ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 टाइम्स ऑफ द d ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लेंथ ऑफ द हम लोग बेंटअप बार जैसे निकालें, चाहे यहाँ पे बेंटअप हो चाहे यहाँ पे बेंटअप हो, दोनों का डाया कितना है, 20 mm का ही है, तो दोनों को एक ही आइटम में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। प्लेस अलग अलग है लेकिन जो डाया है वो सेम है, और नंबर यहाँ भी 2 है और ये भी 2 है, तो हम लोग उस चारों को एक यूनिट मान के इसी में हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसका लेंथ निकाल रहे हैं, किसका लेंथ निकाल रहे हैं, बेंटअप बार का लेंथ। ये लेंथ कैसे निकलेगा, स्ट्रेट का कैसे निकालते थे, 8.6 ये टोटल लेंथ, ओवरऑल टोटल लेंथ ऑफ द बीम, माइनस दोनों तरफ से कवर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ द कवर का वैल्यू 40 mm यानी 0.04, प्लस हुक तो जोड़ना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ द 9 इंटू डी यानी कि 18 इंटू डी। अब यहाँ पे डी जो है डायमीटर ऑफ द बार वो चेंज हो चुका है, अब 22 नहीं है, कितना है 20 mm है, कितना डायमीटर है 20 mm, तो 0.02 ये हो गया, प्लस 0 बेंटअप के लिए ऐड कर, ये तो स्ट्रेट इस तरह से निकल जाता है, लेकिन बेंटअप बार है तो बेंटअप के लिए कुछ लेंथ बताए थे ऐड करना है, वो कितना लेंथ ऐड करना है, 0.5d एक तरफ के बेंटअप के लिए। तो एक तरफ बेंटअप है और एक तरफ इधर भी बेंटअप है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 0.5 इंटू डी, यानी सिंपली 1 इंटू डी, सिर्फ एक डी से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू डी, या सिंपली एक डी को ऐड करना पड़ेगा। ये डी कौन सा डी है, कवर को छोड़ के। हम लोग बीम में जो यहाँ पे कवर लिया है, देखिए ये 75 है और ये 65 है, 65 है यानी कि 50 mm का इधर कवर लिया है, 50 mm का इधर कवर लिया है। यहाँ पे कवर लिया था 40 mm का लॉन्गिट्यूडनल व्यू में, इधर लिया था 40 mm का, लेकिन ये जो कवर ले रहा है ये 50 mm का, इधर से 50 mm का उधर से, यानी कि 65 सेंटीमीटर जो बचता है, यानी 0.65 मीटर वो डेप्थ हो गया, ठीक है। ये डेप्थ यानी कि 0.65 ये ऐड करेंगे तो बेंटअप बार का लेंथ निकल जाएगा, 8.6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.04 प्लस 18 टाइम्स 0.02 प्लस 0.65, ये आता है 9.53 मीटर, ठीक है।
अब इसी लेंथ को आप वहाँ रिमार्क्स में लिखिए कैसे ये इसका 20 mm का डाई का लेंथ निकला। अब नंबर कितना है, यहाँ पे 2 था, सिमिलरली यहाँ पे 2 है, 2 2 4, लेंथ कितना निकला 9.53, 9.53। क्लियर। उसके बाद इस चारों से मल्टीप्लाई करके एक रेनफोर्समेंट का इतना लेंथ है, तो इस तरह से 4 रेनफोर्समेंट है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा 38.12 मीटर। अब इसका यूनिट वेट पर मीटर कितना होता है उसको निकालना पड़ेगा। यूनिट वेट पर मीटर क्यूब कितना है स्टील का, कोई भी स्टील हो 7850, ठीक है। और पर्टिकुलर एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो यूनिट वेट पर मीटर क्यूब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पर मीटर में। तो पर्टिकुलर एरिया इस तरह के रेनफोर्समेंट का कितना है, π/4 इंटू 20 mm का है, यानी 0.02 का स्क्वायर, π/4 इंटू 0.02 का स्क्वायर इंटू 7850, ये आता है 2.47, इसको ले सकते हैं, 66 है तो 2.47 एट द रेट ऑफ 2.47 kg पर मीटर, ठीक है। 2.47 इंटू टोटल लेंथ कितना निकला था 38.12, ये आपका आ गया वेट, टोटल वेट 94.156 kg, ठीक है। इतना वेट आ गया। 20 mm का जो रेनफोर्समेंट था उसका भी काम खत्म। जितना भी मेन रेनफोर्समेंट है जो नीचे नीचे गया, जो बिल्टअप होकर ऊपर गया है, वो सारा कैलकुलेट हो गया। अब ऊपर से जो कंटिन्यूस 12 mm का सरिया गया है उसका लेंथ निकालना है, ठीक है। उसका लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, सिमिलर प्रोसेस सेम है लेंथ निकालने का, बस वो भी स्ट्रेट, कहीं पे बेंटअप नहीं हुआ है। 12 mm का सरिया भी स्ट्रेट ऊपर से ऊपर गया है और नंबर कितना है उसका 2, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर आइटम लिखते हैं 12 mm डाया बार, ये टॉप में, ये कौन सा था बेंटअप वाला, ये कहाँ पे था बॉटम। इस तरह से आप डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। टॉप, उसका लेंथ हम लोग निकालेंगे। लेंथ कैसे निकलेगा, ओवरऑल लेंथ 8.6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द कवर 40 mm का 0.04 प्लस 18 इंटू डी, डाया कितना है 12 mm का 0.012, ठीक है। हुक है ये, हुक को ऐड करते हैं 8.6 माइनस 2 इंटू 0.04 प्लस 18 इंटू 0.012, ये आता है लेंथ 8.736 मीटर, ठीक है। नंबर हो गया 2, लेंथ हो गया 8.736 और इसका यूनिट वेट पर मीटर ये कितना हो जाएगा, इस एरिया को सिर्फ हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.012 के स्क्वायर से। π/4 इंटू 0.012 का स्क्वायर इंटू 7850, ये आता है 0.89 बोल सकते हैं, 89 kg पर मीटर, 0.89 kg पर मीटर। और टोटल लेंथ अभी निकालने नहीं थे, 8.736 इंटू 2, ये टोटल लेंथ आ जाएगा 17.47 इंटू 0.89, ये वेट आ जाता है 15.55 kg। ये मेन जितना भी रेनफोर्समेंट था, लॉन्गिट्यूडनल जितना भी बार था, उसका वेट निकल गया, ठीक है। अब कौन सा रेनफोर्समेंट बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टीरअप्स वाला रेनफोर्समेंट, ठीक है। सियर स्टीरअप्स, इस तरह से जो लैटरली इस तरह से बाइंड हुआ है, रिंग जिसको बोल सकते हैं उसका। अब रिंग भी अलग अलग साइज़ का है, अलग अलग स्पेसिंग का है, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। अब स्टीरअप्स के बारे में देखते हैं। स्टीरअप्स 3 तरह का स्टीरअप्स है, अलग अलग स्पेसिंग का। सबसे पहले यहाँ पे डी नंबर लिखते हैं, स्टीरअप्स एट द रेट ऑफ, कौन सा स्टीरअप्स का बात कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर 12 cm
सेंटर टू सेंटर, इसको पहले निकाल लें। तो यहाँ पे अगर इसका स्पेसिंग कितना लेंथ तक लगा है, वो लेंथ अगर दिया रहता तो हम लोग लेंथ को स्पेसिंग से भाग दे के नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकाल लें, लेकिन ऐसा कुछ ड्राइंग में दिया नहीं है। तो आप फिगर का मदद लेंगे, फिगर में डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है, 1 2 3 4 5। अगर स्पेसिंग लेंथ दिया रहता कि कितने लेंथ तक इस तरह का स्पेसिंग है, तब हम लोग उस चीज़ को प्रीफर करते हैं कि टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1 ऐसे करके नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकालते हैं। अब +1 क्यों किए उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लेंथ दिया नहीं है। तो हम लोग फिगर में डायरेक्टली काउंट कर लेंगे कि ये 12 सेंटीमीटर स्पेसिंग वाला कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब उसका लेंथ, तो जो पेरीमीटर होगा उस पेरीमीटर को ही हम लोग उसका लेंथ बोलेंगे, ठीक है। पेरीमीटर कितना है, 2 टाइम्स इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इसको पेरीमीटर हम लोग रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से। लंबाई इसका ये वाला लंबाई कितना है, 32 सेंटीमीटर, 0.32 प्लस 0.65, लेंथ निकल जाएगा इसका 2 टाइम्स ऑफ 0.32 प्लस 0.65, ये हो गया पेरीमीटर। लेकिन आप इस तरह से रिंग दे के और इसको मोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। इस तरह से जैसे आप रिंग बांधेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हुक दे के मोड़ना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट है, एक तो सपोज करिए चारों कोना पे और भी है बीच में, लेकिन चारों एंड पे इस तरह से मेन रेनफोर्समेंट है। इसके अलोंग आपको बांधना पड़ेगा और इस रिंग को ऐसे करके मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगला जो स्टीरअप्स होगा, सब का जो इस तरह से हम लोग हुक देंगे, सब एक लाइन में नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे दिए हैं तो अगला वाला हुक जो होगा वो इस कॉर्नर पे, अगला वाला जो हुक होगा वो इस कॉर्नर पे, यानी कि उसका रोटेशन होना चाहिए। सब एक ही लाइन में अगर ये हुक देते हैं, सपोज करिए अगला स्टीरअप्स इस तरह से है, इसका भी हुक यहीं पे दे दिए, तो ये जो सेक्शन होगा, ये वाला लाइन, ये सबसे वीकेस्ट सेक्शन बन जाएगा। और कभी किसी तरह का लैटरल मूवमेंट आता है तो यहाँ से पूरा का पूरा जो स्ट्रिप्स है सब एक ही बार में खुल जाएगा और ये कोलैप्स कर सकता है ये बीम, ठीक है। तो हुक कभी भी एक हुक का अलाइनमेंट एक ही नहीं रहना चाहिए। अगर ये यहाँ पे दिए तो अगला हुक थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, उसका लोकेशन यहाँ पे दे दीजिए या फिर यहाँ पे दे दीजिए, फिर अगला हुक यहाँ पे दे दिए। इस तरह से अल्टरनेट करके आप उसको रोटेशन करते रहना, ठीक है। एक ही लाइन में सारा हुक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पे बाइंडिंग हुआ है। ये अपने आप में एक कमज़ोर सेक्शन है, ये सॉलिड है, बाकी सब जगह सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग हुआ है तो ये कमज़ोर हो गया, ठीक है। और कमज़ोर वाला जो पार्ट है अगर एक ही लाइन में रहेगा तो वहाँ से खुलने का चांसेस, पूरा का पूरा जो नेटवर्क ऑफ द रेनफोर्समेंट है उसके खुलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। कभी लैटरल मूवमेंट हुआ, अर्थक्वेक आया, चाहे किसी तरह का लैटरल मूवमेंट हुआ, तो वो वीकेस्ट सेक्शन हो जाता है। चलिए हम लोग बात करेंगे स्टीरअप्स का। 12 सेंटीमीटर का जो स्टीरअप्स है, या 12 सेंटीमीटर के सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग पे जो स्टेप्स है उसका लेंथ कैसे निकालें। तो सबसे पहले ये जो पेरीफेरी का लेंथ वो तो रहेगा ही, अब प्लस हुक, यानी एक हुक इसके लिए और एक हुक इस साइड से जो आया है, दोनों साइड से हुक के लिए। हुक के लिए 9D हम लोग ऐड करते हैं तो 2 हुक है तो 18 इंटू डी, ठीक है। तो प्लस इसके अलावा 18 इंटू डी, डाया कितना है 10 सेंटीमीटर का है, यानी कि 0.01 ये हो गया लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ 0.32 प्लस 0.65 प्लस 18 इंटू 0.01, ये लेंथ हो गया इसका 2.12 मीटर का लेंथ आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2.12 और टोटल लेंथ हो गया 2.12 इंटू 5, सॉरी 5 इस तरफ से है तो 5 इस तरफ से भी होगा, यानी कि 5 दूना 10, 5 इंटू 2, 2.12 इंटू 10, यानी कि 21.2 मीटर का टोटल लेंथ हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग यूनिट वेट निकालें पर मीटर, तो 7850 इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाई 4 इंटू 0.01 का स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू 0.01 का स्क्वायर इंटू 7850, यह आता है 0.62
kg पर मीटर, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 0.62 kg पर मीटर, तो टोटल कितना kg हुआ, तो 0.62 इंटू टोटल लेंथ 21.2, यह आ गया 13.144 kg, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा टाइप का जो स्ट्रिप्स है ये डी का ए आप बोल सकते, डी का 1 बोल सकते हैं, डी का दूसरा स्टिरप्स एट द रेट ऑफ 20 mm सेंटर टू सेंटर, 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इसका भी कोई लेंथ इस तरह से दिया हुआ नहीं है कि कितने दूर तक ये लगा है, तो नंबर पे ही हम लोग बिलीव करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, इधर तो हम लोग काउंट कर चुके थे, ये 20 सेंटीमीटर गैप, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, उसके बाद 35 वाला गैप आ जाता है, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, 2 टाइम्स, यानी कि 8 टोटल हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब इसका जो लेंथ निकालेंगे पेरीफेरी का लेंथ, वो लेंथ उतना ही रह जाएगा क्योंकि डाया में चेंजिंग नहीं है। ये भी 10 mm का था और ये भी कितना है 10 mm का ही है, तो लेंथ उतना ही रह जाएगा 2.12। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 8 इंटू 2.12, ये हो गया 16.96, और इसका डेंसिटी अगर बात करें पर मीटर तो 7850 5/, और ये भी कितना mm का है, 10 mm का ही है, तो डेंसिटी भी इसका इतना ही होगा, 0.62 ही होगा, एट द रेट ऑफ 0.62 kg पर मीटर। 16.96 इंटू 0.62, 10.52 टोटल इसका वेट हो गया, ठीक है, टोटल वेट हो गया। अब आगे बात आता है कि 35 mm का 35 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग पे लगा हुआ है वो कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है। तो फिगर में आपको पूरा कंप्लीट इस तरह से फिगर नहीं है, बीच में ये देखिए कंटिन्यूस लाइन का ये बना दिया है कि इस तरह से कंटिन्यू हो गया है। टोटल 8 मीटर को ये दर्शाया नहीं, अगर 8 मीटर को दर्शाता तो यहाँ फिगर से ही हम लोग काउंट कर लेते, मतलब इसी तरह का फिगर आगे गया है, इसी तरह का फिगर आगे गया है, दोनों आके मिला है, इसका मतलब यही होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर के ड्राइंग में पढ़े होंगे, ठीक है। तो नंबर से आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब फिगर से काउंट नहीं कर सकते हैं इसका नंबर, ठीक है। तो वो पता कैसे चलेगा कि 35 सेंटीमीटर के स्पेसिंग पे जो लगा है रेनफोर्समेंट, कौन सा रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट या फिर स्टीरअप्स आप बोल लें, वो कितना नंबर में लगा है। सबसे पहले 35 सेंटीमीटर के गैप पे जो लगा है उसका डाया अब 10 mm का नहीं रहा, उसका डाया कितना हो गया है, 6 mm का डाया हो गया, ठीक है। वो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे। टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ वो था 8.6 का टोटल लेंथ था, 8.6 मीटर, ठीक है। 8.6 में अब देखिए इस साइड से आप यहाँ पे पहला जो रेनफोर्समेंट लगा है वो कितना दूरी पे लगा है, 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर इधर से घट जाइए और 0.2 सेंटीमीटर इधर से, तो उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कितने दूरी पे वो फैला हुआ है, उसके बाद वो दूरी निकल जाएगा तो उसके स्पेसिंग से डिवाइड देंगे, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट भी निकल जाएगा। उसको देखिए कैसे निकालेंगे। 8.6 टोटल इसका लेंथ हो गया, उसमें 20 सेंटीमीटर इधर से गैप है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, 20 सेंटीमीटर इधर से, यानी 2 टाइम्स ऑफ 0.2 मीटर, वो छोड़ दीजिए। अब उसके बाद ये 12 जो गैप था वो कितना था, 12 सेंटीमीटर गैप था, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 इधर से भी, -2 इंटू 4 इंटू 0.12, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आ गए। उसके बाद अब 20-20 सेंटीमीटर का जो गैप वाला था वो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि इधर से भी है तो 2 टाइम्स 4 इंटू 0.2। अब हम लोग कहाँ तक आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये रेनफोर्समेंट लग चुका है, तो हम लोग को लेंथ कौन सा चाहिए, यहाँ से लेके और
ये रेनफोर्समेंट भी लग चुका है 10 mm का। तो 6 mm का जो रेनफोर्समेंट स्टार्ट हुआ है शियर रेनफोर्समेंट, वो ये वाला 6 mm का है और यहाँ से ये वाला 6 mm का है। ये जो रेनफोर्समेंट है ये 10 mm का शियर रेनफोर्समेंट है। चूँकि काउंट किए थे कितना 20-20 सेंटीमीटर गैप पे 1 2 3 4, यानी इसको भी काउंट किए थे किसमें 10 सेंटीमीटर के शियर रेनफोर्समेंट में, यानी कि यहाँ से लग चुका है। तो आपको जो स्पेसिंग चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, ये स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेसिंग कैसे पता चलेगा, यहाँ तक तो हम लोग डिडक्ट कर चुके हैं, -35 इधर से और -35 इधर से, यानी कि 2 × 0.35। ये जो लेंथ आएगा वो कौन सा लेंथ आएगा, यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है। इसी में आपको 6 mm डाया बार का स्ट्रिप्स लगा है, इसी लेंथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसी लेंथ में 6 mm डाया का स्ट्रिप्स लगाया। तो पहले वो लेंथ निकाल लें, 8.6 - 2 × 0.2 -2 × 4 × 0.12 -2 × 4 × 0.2 -2 × 0.35। ये लेंथ आता है 4.94 मीटर, ठीक है। 4.94 मीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। अब इसको स्पेसिंग से नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट चाहिए, कौन सा नंबर, 6 mm डाया बार का नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, तो वो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करेंगे तो नंबर आ जाएगा। 4.94 ये टोटल लेंथ था और स्पेसिंग कितने स्पेसिंग पे लगा है, 35 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर, ये मीटर में है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए, 0.35 डिवाइडेड बाय 0.35, तो ये आता है 14.11, ठीक है। 14.11 जब भी नंबर होगा तो वो राउंड फिगर में होगा, तो इसको हम लोग 15 लिए, 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये टोटल लेंथ था, ये टोटल लेंथ था, इसको अगर 3 स्पेसिंग से डिवाइड किए 1 2 3, तो स्पेसिंग, नंबर ऑफ स्पेसिंग कितना है 1 2 3, लेकिन नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्पेसिंग से एक ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आप काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट इज 1 मोर देन नंबर ऑफ स्पेसिंग। तो ये एक स्पेसिंग से भाग दिए तो ये जो अमाउंट आया ये नंबर ऑफ स्पेसिंग है, लेकिन आपको नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना है तो नंबर ऑफ स्पेसिंग प्लस 1, यानी कि 16 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट होगा। कौन सा नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट होगा, 6 mm डाया स्टीरप्स का, ठीक है। 16 टोटल आपको निकल गया। तो इसमें तीसरा नंबर हम लोग दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 35 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, नंबर हो गया 16, यस। और लेंथ अब निकाले उसका, तो लेंथ कैसे निकलेगा, 0.32 प्लस 0.65 प्लस, अब इसमें हुक का लेंथ बदल जाएगा 18 इंटू डाया, क्योंकि डाया बदल रहा है, 18 इंटू 0.006 mm, ठीक है। 2 इंटू 0.32 प्लस 0.65 प्लस 18 इंटू 0.006, यह आता है 2.048, 2.048। इसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ निकली 32.768, ठीक है। अब इसका यूनिट वेट नहीं हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 7850 इंटू π/4 इंटू 0.006 का स्क्वायर, 0.22 kg/मीटर, ये इसका यूनिट वेट निकला 6 mm डाया बार का एट द रेट ऑफ 0.22 kg/मीटर। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 0.22 इंटू 32.768, ये आता है 7.21
kg, ठीक है। इस तरह से स्टीरअप्स का भी टोटल वेट निकल गया। अब टोटल रेनफोर्समेंट को आप एक जगह कितना kg का रेनफोर्समेंट आपको चाहिए वो सम अप कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली भी ऐसे देख सकते हैं। 22 mm डाया बार का रेनफोर्समेंट 106 kg मंगाना है। 20 mm डाया बार का रेनफोर्समेंट लगभग 95 kg है। 12 mm का इतना kg। इस तरह से अलग अलग डाया का कितना kg आपको, क्योंकि आप जब भी शॉप पे जाते हैं, कहीं भी रेनफोर्समेंट या खरीदारी करने जाते हैं, तो वो आपको लेंथ में नहीं माप के देगा, वो आपको वेट करके देगा, तौल के देगा कितना kg रेनफोर्समेंट चाहिए। तो वहाँ पे आप kg में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कि आपको इतना kg इस डाया का रेनफोर्समेंट मंगाना है, इतना kg इस डाया का रेनफोर्समेंट मंगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेनफोर्समेंट का भी क्वांटिटी निकालने सीखे, और इसमें जो कंक्रीट का है उसका क्वांटिटी तो एक लाइन में वो निकल ही गया था।